भटकल ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि देश में 100 से ज्यादा बम ब्लास्ट करवाने लायक विस्फोटक उसके पास हैं। भटकल को बिहार नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया था और एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आतंकी यासिन भटकल ने यह भी कहा है कि भारत में 30 और आतंकी छिपे हुए हैं। उसने पूछताछ में बताया कि इन सभी आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है, जो एक आदेश मिलते ही कभी भी विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं। यासीन भटकल को दबोचने के बाद जांच एजेंसियों ने दूसरे आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सूरत शहर में जगह जगह इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। इन पोस्टर्स में रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मुजीब शेख, आलमजेब अफरीदी और अब्दुल तौकीर के फोटो हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के केरनी और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर जोरदार फायरिंग की और इतना ही नहीं, सीमा पर बसे गांवों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक 14 साल का युवक जख्मी हुआ है। भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी ने एलओसी का दौरा किया। मंगलवार को कियानी नियंत्रण रेखा पर कोटली सेक्टर गए। पाक आर्मी चीफ ने यहां सेना के कमांडरों से मिलकर हालात की जानकारी ली। आसाराम को जेल या फिर बेल, इसका फैसला कुछ ही वक्त में हो जाएगा। आसाराम की जमानत अर्जी पर जोधपुर कोर्ट में कल बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस पर आज कोर्ट में फिर से सुनवाई जारी है। वहीं जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम की दूसरी रात भी बड़ी बेचैनी में गुजरी। रात 12:30 बजे तक उन्हें नींद ही नहीं आई। बताया जाता है कि मच्छरों की वजह से वो सो नहीं पाए। जेल में उनकी नींद सुबह 5 बजे ही टूट गई। सुबह जागने के बाद आसाराम ने जेल प्रशासन से गंगा जल की मांग की। इसके बाद उन्होंने स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। जेल की तरफ से नाश्ते में चना दिया गया, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। सुबह में सिर्फ उन्होंने चाय ही पी। आसाराम के मेडिकल चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने एमजीएच हॉस्पिटल से आसाराम के मेडिकल चेकअप के लिए खत लिखा था। आसाराम को अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि डॉक्टर जेल में ही आकर उनका हालचाल लेंगे। आसाराम के सेवादार शिवा को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने शिवा को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। शिवा पर आरोप है कि इसी ने पीड़ित लड़की को आसाराम की कुटिया तक पहुंचाया था। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम ने गिरफ्तारी से पहले राजस्थान सरकार को खुलकर धमकी भी दी थी। 31 अगस्त को इंदौर आश्रम में उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा कि अगर गहलोत सरकार ने परेशान किया तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। आसाराम की सेवादार शिवा ने पुलिस पूछताछ में माना है कि उसने ही आसाराम को छिंदवाड़ा गुरुकुल से आई लड़की के बारे में सूचना दी थी। शिवा ने यह भी कहा कि लड़की पर प्रेत छाया होने की बात कहकर आसाराम ने उसे झाड़ फूंक के लिए अपने पास बुलाया था। आसाराम के सेवादार शिवा ने यह भी बताया कि आसाराम कई महिलाओं से अकेले में मिला करते थे। पुलिस की पूछताछ में आसाराम के राजदार और यौन शोषण केस में आरोपी शिवा ने कई अहम खुलासे किए हैं। इस केस में आसाराम के बाद शिवा की ही गिरफ्तारी हुई है। और वहीं पीड़ित लड़की के पिता आज जोधपुर पहुंच रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से 3 सरकारी वकील भी मुहैया कराए गए हैं, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। लड़की के पिता मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर चुके हैं। आसाराम पर एक और आफत आई है। गुजरात सरकार ने आसाराम के सभी आश्रमों का ब्यौरा मांगा है। राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वो आसाराम की संपत्ति को लेकर जानकारी दें। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गुजरात में आसाराम के गैर कानूनी आश्रमों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सूरत के जिला कलेक्टर ने आसाराम के एक आश्रम पर 18 करोड़ 57 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से बने आश्रम का आसाराम ने 1996 से 2010 तक किराया नहीं चुकाया है। अहमदाबाद में भी आसाराम पर प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई है। यहां आसाराम के बेटे नारायण साईं की 70 हेक्टेयर जमीन पर सरकारी कब्जे का आदेश जारी हो गया है। 2008 में नारायण साईं पर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जे के आरोप लगे थे। जांच में आरोप सही साबित हुए। आईपीएस से इस्तीफा देते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले डीजी बंजारा पर बीजेपी नेता उमा भारती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि बंजारा की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। अब तक उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे रखी थी। इधर गुजरात कैबिनेट में आईपीएस डीपीएस वंजारा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जेल में बंद आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने जेल से ही इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के लिए भेजी चिट्ठी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना भी साधा था। 10 पन्नों की चिट्ठी में वंजारा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि सरकार केवल सीबीआई से अपनी खाल बचाने के लिए एनकाउंटर का इस्तेमाल कर रही है। सरकार का पूरा जोर किसी न किसी तरह अमित शाह को बचाने पर लगा हुआ है, लेकिन अफसरों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है।
वंजारा ने लिखा है कि गुजरात में एनकाउंटर केस को सिंध और पिछले 12 सालों से राज्य सरकार ने खूब राजनीतिक मुनाफा कमाया, जबकि जेल में कैद पुलिस अफसरों के मुद्दे पर वो ठंडी पड़ जाती है। वंजारा के मुताबिक सरकार अधिकारियों को न बचाए ये बात समझ में आती है, लेकिन जिन अधिकारियों को जमानत मिली थी उस जमानत को भी सरकार ने रद्द करवा दिया। वंजारा ने लिखा है कि मैं इतने साल चुप रहा क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं भगवान की तरह मानता था। हालांकि अब मेरा भरोसा उठ चुका है। हमने वही किया जो सरकार की पॉलिसी थी, लेकिन सरकार ने हमारा साथ छोड़ दिया। अमित शाह को बचाने के लिए राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील की नियुक्ति हुई, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वंजारा की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने पूछा कि मोदी अब बताएं कि गुजरात में क्यों और कैसे पुलिस का दुरुपयोग हुआ। इतने सालों से जो देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी, गुजरात की सरकार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उस भ्रम को उन्होंने आज पूरा का पूरा दूर कर दिया। मोदी साहब को ये बताना पड़ेगा, गुजरात सरकार को ये बताना पड़ेगा कि अस्तित्व संबंधी क्या संकट सरकार के पास में आए हैं और सरकारी मशीनरी का, पुलिस का कैसे उस वक्त दुरुपयोग किया गया। वहीं गुजरात के चर्चित तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है। आरोप है कि प्रजापति की मां से बीजेपी के नेताओं के कहने पर सादे वकालतनामे पर दस्तखत करवा लिए गए। प्रजापति सोहराबुद्दीन का सहयोगी था और बाद में उसका भी एनकाउंटर हो गया था। स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के एक नेता भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि साजिश में बीजेपी नेता भूपेंद्र के अलावा प्रकाश जावड़ेकर और रामलाल शामिल थे। प्रकाश जावड़ेकर जी ये कहते हैं कि मोदी से बात हो गई है और उन्होंने कहा कि जो भी सेटलमेंट है, जो बात करनी है, अमित शाह से की जाए। प्रजापति एनकाउंटर केस पर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गलत सीडी के बहाने कांग्रेस सियासत कर रही है। यानी कांग्रेस ने पूरा आरोप ही झूठ के सहारे किया है। अरे भाई, वकालतनामा की जो बात कर रहे हैं तो है कहाँ, और वो कहाँ सबमिट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं है। बेतुक बातें का मैं क्या जवाब दूं, कुछ नहीं। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने के मामले को लेकर संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज कार्रवाई शुरू होते ही दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया, तो वहीं सत्तापक्ष ने वंजारा मुद्दे को लेकर हंगामा किया। संसद में चल रही गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार की रात बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। अपने आवास पर लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को बुलाकर उन्होंने कहा कि संसद चलने दे ताकि कई जरूरी बिल पास हो सके। इससे पहले मंगलवार को कोयला घोटाले से जुड़ी गायब फाइलों को लेकर प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए बयान पर बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी ने पीएम के बयान पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अधिकतर फाइलें दी जा चुकी हैं और सरकार कुछ भी छुपा नहीं रही। इस बीच कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी और फाइलों की मांग की है। सीबीआई ने इस बाबत अटॉर्नी जनरल को एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। राज्यसभा में अब इस बिल पर चर्चा और वोटिंग की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति का जिम्मा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 22 सदस्यों की चुनाव अभियान समिति बनाई है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। तो वहीं इस समिति में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ समेत दूसरे कई वरिष्ठ नेता भी हैं। सिंधिया को मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की कमान मिलते ही इंदौर में कांग्रेसियों ने खूब जश्न मनाया। मंगलवार रात जैसे ये खबर मिली, कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। इंदौर में जश्न के दौरान कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। सिंधिया को नई जिम्मेदारी मिलने के जश्न में कांग्रेसी इतने उत्साहित हो गए कि आपस में ही भिड़ गए और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई।
रघुराम गोविंद राजन आज भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का पद संभालने के लिए मुंबई में आरबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। राजन डी सुब्बाराव की जगह लेंगे। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे रघुराम आरबीआई के सबसे कम उम्र के गवर्नर होंगे। और वहीं आज भी एक बार फिर से रुपए में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। शुरुआती कारोबार में $1 की कीमत 68.10 रुपए दर्ज की गई है। कल रुपया 67.63 पर बंद हुआ था, जिसके मुकाबले आज रुपए में 47 पैसे की गिरावट देखी जा रही है। रुपया गिरावट के साथ खुला, लेकिन शेयर बाजार में कल के मुकाबले कुछ तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 168 अंक चढ़कर 8,402 पर, जबकि निफ्टी 56 अंक की बढ़त लेकर 5,397 पर कारोबार कर रहा है। कोर्ट से 2 साल की सजा पा चुके सांसद और विधायक की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट आज केंद्र सरकार और हरियाणा स्वतंत्र पार्टी की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसी साल 10 जुलाई को अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही आदेश में कहा गया था कि जेल में रहकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में खाद्य सुरक्षा योजना की हड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद ने भले ही इस बिल को पास कर दिया गया हो, लेकिन राज्यों पर पड़ने वाले बोझ का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरफ केंद्र को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने जिन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया है, उनमें रह रहे लोगों को 10 सितंबर से सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना की शुरुआत एक जनसभा में राहुल गांधी करेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने शीला सरकार को पटखनी देने की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली बीजेपी की पहली बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में नितिन गडकरी, नवजोत सिंह सिद्धू, रामलाल, विजय गोयल, वीके मल्होत्रा और आरती मेहरा शामिल हुए। सरकारी फंड के दुरुपयोग मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने मंगलवार को मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के विधायकों पार्षदों ने उपराज्यपाल के घर जाकर प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर केस दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की शरण ली है। सरकारी फंड का पार्टी के प्रचार में दुरुपयोग करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जिसको कांग्रेस का टिकट चाहिए, उससे पहले 5 पन्नों का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। राहुल गांधी ने कैंडिडेट चुनने के लिए यह नया तरीका इजाद किया है। सही उम्मीदवारों को पहचानने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। गुड़गांव टोल प्लाजा के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज से मुलाकात की। टोल पर मिलने वाली छूट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया है, उसी बाबत दोनों ने चर्चा की और कोर्ट में मिलकर पक्ष रखने का फैसला किया। राजस्थान के कद्दावर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गांधीनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजे ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान चुनाव को लेकर राजे मोदी से मिलने गई थी। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को जयपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति पर जयपुर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खासतौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। नीतीश के एक मंत्री इन दिनों बंगले के लिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। बिहार के भू राजस्व मंत्री रमई राम ने धमकी दी है कि उन्हें अगर मन मुताबिक बंगला नहीं मिला तो वो रोड पर रह लेंगे, लेकिन सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध के प्रभावित किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। खंडवा में इन किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पूर्व कांग्रेसी विधायक राजनारायण सिंह भी किसानों के साथ नर्मदा में उतरे और किसानों की मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी में फिर एक गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां उस्मानपुर इलाके में एक महिला ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसने जमीन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया था। वहीं दिल्ली के ही वेलकम इलाके में एक नाबालिग के साथ उसके सौतेले पिता ने रेप की कोशिश की। पीड़ित बच्ची के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 11 साल की एक बच्ची से रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया है। एक लड़की ने गुड़गांव में पुलिस के पास रेप की शिकायत दर्ज की है। गुड़गांव पुलिस ने केस दिल्ली पुलिस के पास रेफर कर दिया है। लड़की के मुताबिक दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में उसके साथ रेप किया गया। लड़की ने बताया कि रोहित हांडा नाम का एक बिजनेसमैन नौकरी का झांसा देकर उसे होटल में ले गया। यहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया।
कोलकाता में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 बेखौफ बदमाश घर में घुसा और महिला के पति को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप केस में गिरफ्तार 5 में से 3 लोगों ने शक्ति मिल में एक और लड़की से गैंगरेप किया था। 19 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात 31 जुलाई को ही लड़की ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। लखनऊ में अंग्रेजी को लेकर टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। मामला एमसी सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज का है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में सैकड़ों महिलाओं ने एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा खोला है। महिला अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 10 दिनों से घर के बाहर धरने पर बैठी है। 10 दिन से इस महिला के साथ इसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट की है। मारपीट के बाद महिला को घर से निकाल दिया गया। तभी से महिला घर के बाहर ही धरने पर बैठी हुई है। बरेली में एक चिट फंड कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कंपनी ने रकम दोगुनी करने का झांसा देकर हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाया, लेकिन बाद में वो वादा पूरा करने से मुकर गई। पुलिस ने कंपनी के आला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक घर पर धावा बोलकर बदमाशों ने 5 तोला सोना और 8 तोला चांदी लूट ली। बताया जा रहा है कि एक घर में घुसे 3 बदमाशों ने ये लूटपाट की है और विरोध करने पर घर की मालकिन और उसकी बेटी की जमकर पिटाई भी कर दी। नागपुर में शिवसेना ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। शहर की लोकमत बिल्डिंग में एक पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो शिवसैनिक पार्लर पर जा पहुंचे। यहां 4 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। दिल्ली के महरौली इलाके पर एक छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ। छात्रों ने सड़क पर पत्थरबाजी और डीटीसी बस में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली में जाफराबाद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की है। यहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने साइड न मिलने पर एक कार और बाइक पर गोलियां बरसाई। फायरिंग में एक बाइक सवार जख्मी हो गया। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने सोमवार को अगवा हुए 1.5 साल के बच्चे को बदमाशों की चंगुल से छुड़ा लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण हो गया। मामला सादतगंज थाना इलाके का है। 8वीं में पढ़ने वाली स्कूल जा रही थी ये लड़की, तभी सड़क किनारे 2 बाइक सवार आए, उससे जबरन उठा ले गए। पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई है। यूपी के हापुड़ में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बाप बेटे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक कर्मचारी की जान चली गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते वक्त हुआ। 2 कर्मचारी ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। इसी बीच किसी ने सबस्टेशन से पावर सप्लाई ऑन कर दी। जम्मू का एक परिवार पिछले 9 दिनों से अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहा है। सांबा इलाके के रहने वाले सुरजीत सिंह की इंग्लैंड में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। घर वालों को इंटरपोल से मौत की खबर मिली, लेकिन अब तक शव वतन नहीं आया है। यूपी के चंदौली में गंगा में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर रखी हैं। यहां के 112 गांव महीने भर से बाढ़ के पानी में डूबे हैं। लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। पटना में हुई भारी बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कई घरों में पानी भरा हुआ है। पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए आई राहत सामग्री में धांधली से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने NH30 पर जाम लगा दिया। केले के लिए मशहूर बिहार के हाजीपुर में बाढ़ के कहर से हजारों एकड़ में लगी केले की फसल तबाह हो चुकी है। बिना तैयार हुए बाकी फसल को लोग अब जल्दी जल्दी काटकर औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हुकुमगढ़ के गांव के लोगों पर मुसीबत का कहर टूट पड़ा है। यहां लगातार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों के घर और फसल तबाह हो गए। लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं।